हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ा रही थी। कल हम लोगों ने देखा कि भारत के विभिन्न राज्यों में जो है निर्धनता जो है वो किस प्रकार से असमान है। ये हम लोगों ने कल देखा और हमने ये जाना कि सबसे निर्धन राज्य कौन है, बिहार है, और सबसे कम निर्धन या जहाँ पर सबसे कम निर्धन लोग पाए जाते हैं वो राज्य कौन सा है, केरल है। ये हमने अब तक पढ़ा है और आज हम लोग विश्व में निर्धनता पढ़ेंगे, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस देश में निर्धनता का प्रकार या फिर कौन सा देश किस प्रकार से और कितना जनसंख्या जो है वो गरीब है। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जो है प्रतिदिन विश्व बैंक जो है वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व की ही गरीबी का लेखा जोखा रखता है। तो विश्व बैंक ने जो है एक जिस तरीके से भारत ने अपना एक पैरामीटर, एक पैमाना सेट किया कि जो लोग इतने रुपए नहीं कमाते होंगे या जो इतना कैलोरी नहीं इंटेक कर पाते होंगे वो लोग निर्धनता रेखा में आएंगे, निर्धनता रेखा से नीचे आएंगे। उसी प्रकार विश्व बैंक ने ये तय किया कि जिस भी देश में रहने वाले लोग प्रतिदिन $1.9, अगर इसको भारतीय रुपए में बदला जाए तो ये अभी के रेट के अनुसार होते हैं 142 रुपये प्रतिदिन। तो विश्व बैंक ने ये तय किया है कि विश्व के सभी देशों में जहाँ जो है प्रतिदिन लोग $1.9 से कम पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो देश क्या होंगे, वो देश निर्धन कहलाएंगे। और इसी प्रकार विश्व बैंक ने 1990 में एक डेटा जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि विश्व में 30% जनसंख्या जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे है। ये डेटा विश्व बैंक ने कब जारी किया था, 1990 में। और फिर उन्होंने दूसरा डेटा दिया 2015 का। तो 2015 में हम क्या चेंजेस देख पा रहे हैं कि 1990 में जो वैश्विक निर्धनता का प्रतिशत 30% था वो घट करके 2015 में कितना हो गया है, 10% हो गया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि विश्व में जो है निर्धनता में क्या आई है, कमी आई है। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। चीन की अगर बात करें डेटा की, 1981 में चीन में निर्धनता कितनी थी, 88.3%। मतलब चीन में 88.3% लोग जो हैं वो क्या थे, उस वक्त निर्धन थे। कब, 1981 में। फिर 2008 का डेटा जब आया तो उससे हम क्या देख पा रहे हैं कि 14.7%, अराउंड 15%, अराउंड 15% जो लोग हैं वो 2008 के डेटा के अनुसार क्या है, निर्धनता रेखा से नीचे हैं। मतलब 14.7% क्या है, गरीब हैं। और वही डेटा जब 2015 का देख रहे हैं तो 0.7%, मतलब 1% से भी कम जनसंख्या जो है वो चीन में गरीब रह गई है। कब के डेटा के अनुसार, 2015 के डेटा के अनुसार। और ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि चीन में जो है तीव्र आर्थिक प्रगति हुई और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास में निवेश किया गया। चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, आर्थिक प्रगति में। देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने में जो है चीन ने अपना निवेश किया और साथ ही साथ मानव विकास में, जिसमें कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके क्या किया गया, अपनी गरीबी को दूर किया गया। कितना, 88.3% से अभी कितना, 0.7% है। इसका मतलब 1% भी नहीं रह गया है। अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे कंट्रीज़ किस में आते हैं, दक्षिण एशियाई देश। इसमें अगर हम बात करें निर्धनता की, ये इन सभी देशों का टोटल करके किया हुआ है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इन सभी देशों को अगर मिला करके देखा जाए तो 2005 में
34% जनसंख्या क्या थी, वो निर्धनता रेखा से नीचे थी। 34% जनसंख्या गरीब थी। और वही जब डेटा 2013 का हम देख रहे हैं तो वो क्या हो गई है, 16.2% अराउंड 16.2% जो है वो 2013 के डेटा के अनुसार क्या है, निर्धनता रेखा से नीचे है। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2005 में 510 मिलियन जो जनसंख्या है वो क्या थी, गरीबी रेखा से नीचे थी। और 2013 की अगर डेटा की बात की जाए तो 274.5%, 274.5 मिलियन जो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो क्या है, वो गरीबी रेखा से नीचे में रह रहे हैं। ये हम कहाँ देख पा रहे हैं, दक्षिण एशियाई देशों में। अब बात करें हम सब सहारा अफ्रीका की, तो वहाँ का भी डेटा हमारे बुक में दिया गया है। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि 2005 में निर्धन लोगों का प्रतिशत कितना था, 51%, और वो 2015 में घट करके कितनी हो गई, 41%। लैटिन अमेरिका की बात की जाए तो 2005 में 10% लोग वहाँ निर्धनता रेखा के नीचे थे और 2015 में कितने हो गए हैं, 4%। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जिन भी देशों के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं तालिका के रूप में भी आपके बुक में से समझाया गया है, अगर हम वो चीज़ देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि हर जगह निर्धनता में क्या हुई है, कमी आई है। चाहे वो विश्व के परिदृश्य में अगर देखा जाए या फिर अलग अलग देशों की बात की जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी देशों में जो है निर्धनता में क्या हुई है, कमी आई है। अब हम लोग अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। संयुक्त राष्ट्र ने एक लक्ष्य बनाया है, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस ने एक लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक पूरे विश्व में सभी प्रकार की गरीबी को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए ये कार्य कर रही है ताकि 2030 तक पूरे विश्व में, चाहे वो कोई सा भी देश हो, वहाँ से गरीबी को ख़त्म कर दिया जाए। अब हम देखेंगे निर्धनता के कारण। सबसे पहला कारण क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न दर। जब ब्रिटिश भारत में आए, भारत जो है उस समय काफ़ी अमीर हुआ करता था, उसके पास उसकी अपनी हस्त शिल्प कला थी, उसके जो अपने कपड़े थे उसका पूरा वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड था। भारत बहुत ही अमीर हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश जब आए उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने इस प्रकार से अपनी नीतियां बनानी शुरू कर दी कि भारत को जो है भारत में मिलने वाले जो खनिज संपदा है या जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन सबको इस तरीके से उपयोग किया जाए कि यहाँ से सारा जो है अच्छी चीज़ें या फिर जो भी संसाधन है उन्हें कच्चे माल के रूप में अपने देश ले जाया जा सके, कहाँ, इंग्लैंड ले जाया जा सके और वहाँ के इंडस्ट्रीज़ में उसे लगा करके सामान बनाया जा सके और पूरे विश्व में बेचा जा सके। इसके तहत जो है उन्होंने भारत की खनिज संपदा से लेकर के हर एक प्रकार की संपदा को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और इससे क्या हुआ कि भारत के विकास में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी आई। यहाँ के जो उद्योग थे वो धीरे धीरे ख़राब होते गए, मतलब उनकी प्रगति जो है वो रुकती गई और इससे क्या हुआ कि देश में बेरोज़गारी का माहौल आ गया। लोगों के पास जो है काम नहीं रहने के कारण पैसों की कमी होने लगी, साथ ही साथ निर्धनता जो है वो बढ़ने लगी। तो निर्धनता हमारे देश में जब से ब्रिटिश आए उसी वक्त जो उनकी जो आर्थिक नीतियाँ जो बनाई गई, उन्होंने जो आर्थिक नीतियाँ बनाई उसके कुप्रभाव के कारण भारत में निर्धनता शुरू हुई। जनसंख्या, दूसरा कारण है जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि। हमारे देश में जो है जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि होती गई, तो क्या हुआ, जितने ज़्यादा लोग होते गए तो उतना ज़्यादा जो है रोज़गार का सृजन नहीं हो पाया और कमाने वाला इंसान कम रह गया और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले लोग ज़्यादा हो गए, जिस कारण भी निर्धनता क्या हो गई, बढ़ गई। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, आय में असमानता। हमारे देश में चाहे हम लोग जितने भी लोग काम करते हैं तो हम सभी को एक समान पैसा
एक समान जो सैलरी कहिए या फिर वेजेस कहिए एक समान नहीं मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि आय में भी क्या है, असमानता है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, जी हाँ बिल्कुल, हमारे देश में क्या हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। अगर हम समाज के सिर्फ 10 लोगों को भी देखें तो क्या सबके पास समान भूमि है? नहीं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, वो दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। तो भूमि और अन्य संसाधनों का भी क्या है, असमान वितरण है। एक और कारण है निर्धनता का। 5वां कारण हम क्या देख रहे हैं, निरक्षरता, मतलब इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोगों की कमी होना या अनपढ़ होना। जब लोग जो निर्धनता का एक कारण निरक्षरता भी है और साथ ही साथ निरक्षरता के कारण भी निर्धनता आती है। जिस प्रकार अगर जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कहीं अच्छे जगह पर काम नहीं कर पाएगा, उसे किसी प्रकार का मैनुअल या फिर अकुशल जो भी काम रहता है उस टाइप का काम करना होगा, और उसमें क्या होता है कि रोज़ उसे रोज़गार मिलने की गारंटी भी नहीं होती, और जो उसे पैसा मिलता है, जो वो काम के बदले जो पैसा मिलता है वो भी उतना अच्छा नहीं मिलता। इस कारण क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो निर्धन होता जाता है, या वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। इसीलिए निर्धनता के कारण निरक्षरता भी आती है। वो कैसे, जो भी परिवार निर्धन है वो जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना प्रेफर नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम बच्चों को जो स्कूल भेजेंगे वहाँ उससे बेहतर है कि हम उसे कहीं पर काम करने के लिए भेजेंगे, तो कुछ पैसे वो कमा करके ला पाएगा तो घर चल पाएगा। इस कारण हम क्या देख पा रहे हैं कि निरक्षरता से निर्धनता भी आती है और निर्धनता से निरक्षरता भी आती है। नेक्स्ट कारण हम क्या देख रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ये भी एक निर्धनता के लिए ये भी जिम्मेदार है। हमारा जो सामाजिक परिदृश्य है और जो सांस्कृतिक जो भी कहिए, तो इसके कारण भी जो है निर्धनता आती है। जैसे मान लेते हैं कि हम अक्सर शादी ब्याह का समारोह देखते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे फेस्टिवल हो गए या जो भी रिलीजियस कार्यक्रम होते हैं उन सब में हम क्या देखते हैं कि हम एक्सेस खर्च करते हैं। जितनी हमारी जितनी हमारी खर्च करने की जो हैसियत होती है या फिर जो कहिए एक लिमिट होती है, हम उसको पुश करके उसके बियॉन्ड जो है कि हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर क्या आता है, ऋण हो जाता है। और वो ऋण होने से भी कहीं ना कभी ऐसा केस हो जाता है कि लोग जो है वो ऋण चुका नहीं पाते हैं और उससे भी वो निर्धन हो जाते हैं। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने वैश्विक निर्धनता परिदृश्य और निर्धनता के कारण पढ़ा है। कल मिलते हैं हम लोग इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।